हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेम एंड बीबीए थर्ड सेम की इनकम टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर कैपिटल गेन्स। तो आज की वीडियो में हम कैपिटल गेन का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस कैपिटल गेन्स में हम क्या कैलकुलेट करेंगे या क्या चीज़ देखने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ कैपिटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब हम कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र मीन्स सेल्स करते हैं। सेल्स करने के बाद हमें ट्रांसफ़र करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन निकालने से पहले गाइस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से कैपिटल एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कैपिटल एसेट्स। तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा कैपिटल एसेट्स पे जो हमें गेन होता है वो हम क्या होता है टैक्स लगता है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंडर जो हमारा टैक्स है वो लीव किस पे होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन जो हम ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स पे, जिसे हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंडर जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उसे डिफाइन किया गया है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो असेसी ने जो असेसी की बिजनेस के साथ या बिजनेस या प्रोफेशन के साथ कनेक्ट है या नहीं है उसे हम कैपिटल गेन मानते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की है किसी भी सिक्योरिटीज़ में, लाइक इक्विटी होगी, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, उसे हम क्या मानते हैं कैपिटल एसेट्स। तो गाइस ये तो थे वो एसेट्स जिसे हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। अब कौन से एसेट्स या कौन सी चीज़ें हमें कैपिटल एसेट्स में नहीं लेनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ें हमें एसेट्स कैपिटल एसेट्स में नहीं लेनी है। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंडर कोई भी स्टॉक जो है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, ठीक है, कोई भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, उसे हम कैपिटल एसेट नहीं लेंगे। नेक्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक वेरिएबल अपीयरेंस क्लोथ्स हो गए, मोटर कार हो गया, ये भी हमारा क्या है कैपिटल एसेट्स नहीं है। कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई ऑर्नामेंट्स हो गई, ये हमारे क्या हैं कैपिटल एसेट्स नहीं है। बट अगर हमारे पास कोई ज्वेलरी है जो गोल्ड की बनी है, सिल्वर की बनी है, प्लेटिनम की बनी है, तो वो कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, अगर हमें क्वेश्चन में 6% गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 ऐसा कुछ लिखा मिलता है, तो उसे हम कैपिटल एसेट्स के अंडर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये अंडर सेक्शन 214 के अंदर आ जाता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कैपिटल एसेट्स में हमें ये चीज़ें नहीं लेनी है। तो इन चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। नेक्स्ट है गाइस आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो बेसिकली ये जो कैपिटल एसेट्स हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इस चैप्टर में बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस आने हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के आएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स के। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम STCA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A के अंडर है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स वो कहते हैं जो 36 मंथ यानी कि 3 साल से ज़्यादा हमारे पास हेल्ड हमने नहीं किए होंगे, ठीक है। तो मतलब 3 साल के अंडर ये हमारे पास होंगे, नॉट मोर देन 36 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। और एक और होते हैं शॉर्ट टर्म जो नॉट मोर देन 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं, डिबेंचर बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यूनिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, यूनिट ऑफ UTI आ जाते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स ये आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं या नहीं है, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड्स है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं है, वो हम शॉर्ट टर्म में कैपिटल एसेट्स में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक कैटेगरी बताई जिसमें 36 मंथ्स होता है, उससे कम का होगा तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ से कम का होगा वो भी शॉर्ट टर्म है, एंड 24 मंथ्स से कम का होगा वो भी हमारा शॉर्ट टर्म में आ जाता है, जिसमें हमारे अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी आ जाता है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है। और अगर गाइस आपका 24 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, जो ये चीज़ें हमें गिवन है अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ कंपनी, तो हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो मैंने आपको अभी भी बताए, जो मोर देन 12 मंथ्स 24 मंथ्स से ज़्यादा होते हैं, ये आपके हो जाते हैं। सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, यूनिट्स ऑफ UTI म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। चाहे ये क्वेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है या नहीं है, तो बेसिकली ये चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग एसेट्स अगर 24 मंथ से ज़्यादा होते हैं, इसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है, चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, तो ये हमारे
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में आते हैं। अब गाइस टाइप्स देखते हैं कैपिटल गेन्स की, जिसमें गाइस हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पढ़ना है, तो एकदम ये आपका क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, इसमें जैसे मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स गेन को हम क्या कहते हैं, STCG, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें फुल वैल्यू लेनी है कंसिडरेशन की। अब कंसिडरेशन की वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू जिसमें हमने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है, सोल्ड किया है या फिर ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना कोई कार बेच रहे हैं, तो हम कार बेचने से पहले उसकी सर्विस करवाते हैं, है ना, ताकि वो अच्छी तरीके से फटाफट से बिक जाए, है ना। तो ये हमने एक्सपेंसेस किए उसे ट्रांसफ़र करने से पहले, मतलब उसे बेचने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, तो वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। तो इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन गाइज हमारा आ जाएगा। उसके बाद गाइज इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विजन। कॉस्ट ऑफ इक्विजन वो होती है कॉस्ट जिसमें हम जो प्रॉपर्टी को हमने कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। मान लो हमने 15 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो हमारी होगी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, और हमने 20 लाख में वो प्रॉपर्टी बेची, तो वो हमारी होगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट है गाइस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब हम उस प्रॉपर्टी को कुछ मतलब ठीक ठाक कराएंगे, कभी पेंट कराएंगे या कुछ करवाएंगे, इंप्रूव करेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो उसकी जो खर्चा आएगा वो हम इसमें मतलब इसको ऐड करके लेस कर देंगे। लेस करने के बाद गाइस आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे आ जाएगा। अब गाइस इसमें हम इंडेक्सिंग सीखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है। तो बस सबसे पहले आपको ये याद रखना, जो बॉन्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसकी कभी भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। इंडेक्सिंग क्या होती है ये हम लॉन्ग टर्म में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेम हमें इसी तरीके से निकालना है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो हमने सेल्स की वैल्यू है वो हमने इसमें ले लेनी है, उसमें से एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे, फिर हमारी आ जाएगी नेट कंसिडरेशन, और उसमें से हम लेस करेंगे इंडेक्सेस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। इसका मतलब क्या है इंडेक्सेड कॉस्ट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दादाजी ने या आपके पूर्वजों ने जो पहले थे, उन्होंने कोई ज़मीन ली थी आज से 15, 20, 25 साल पहले, उन्होंने सपोज करो वो ज़मीन 50,000 में ली थी, और आज की डेट में अगर हम 2023-24 की बात करें तो वो लाखों या करोड़ों रुपए में हो चुकी है ना, क्योंकि हर साल प्राइजेज हैं वो बढ़ते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी, ज्वेलरी होगी, इसकी वैल्यू बढ़ती है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा 50,000 की वो ज़मीन है, ठीक है। मान लो उन्होंने 2001-2 को खरीदी थी, तो तब जो आपका इंडेक्स प्राइस था वो 100 था, और अब अगर हम 2023 की बात करें तो आपका इंडेक्स प्राइस है 331। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका आएगा 1,65,500। इट मीन्स जो आपने लैंड 50,000 में खरीदी थी वो 1,65,500 रुपीज़ की एट प्रेजेंट हो चुकी है। तो बेसिकली यही आपको इंडेक्सिंग निकालनी है। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन दी गई होगी, और साथ ही साथ मैंने जैसे आपको कहा ये 2001-2 की इंडेक्सिंग है, उसका आपको इंडेक्स भी गिवन होगा। इसका मैं एक बार आपको चार्ट दिखा दूंगी, और ये प्रेजेंट आपका 2023 का जो इंडेक्स है 331 है, तो ये भी आपको क्वेश्चन में सारा गिवन होगा। उसके बाद इसमें से लेस करोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा। अब गाइज जो मैंने आपको इंडेक्सिंग सिखाई उसका हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन 2002-3 को दी गई है 1,20,000, मतलब कि आपने प्रॉपर्टी इतने रुपए में खरीदी थी, कितने, 1,20,000 में। अब आपको निकालनी है इंडेक्सेस कॉस्ट, निकालनी है किसकी, 2022-23 की, ठीक है। आपको देखो कॉस्ट ऑफ इंडेक्शन जो इंडेक्स है वो गिवन है, 2002-3 का है 105 और 2022-23 का है 331, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले कॉस्ट जो 2002-3 में थी वो कितनी थी, 1,20,000। इंडेक्सेस कॉस्ट कैसे निकालोगे, 1,20,000 इंटू किसकी निकाल रहे हो आपने, प्रेजेंट ये वाले डेट की निकालनी है 331, डिवाइड बाय आपने जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ये कौन से सन की थी आपकी, कौन से साल की थी, 2002 और 3 की। 2002 और 3 का इंडेक्स कितना है, 105। तो आप इस क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1,20,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 105, तो आपका इंडेक्सेस कॉस्ट क्या आ जाएगी, 3,78,286। नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपको ज्वेलरी, बॉन्ड्स एंड हाउसेस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैंने आपको अभी बताया था कि बॉन्ड्स की हम इंडेक्सिंग नहीं करते हो, तो सेकंड पॉइंट तो एकदम आप लिख दोगे कि बॉन्ड्स की इंडेक्सिंग नहीं होती, नो इंडेक्सिंग, ठीक है। उसके बाद गाइज आपकी ज्वेलरी आपको गिवन है 2004 या 5 की है, ठीक है। 2004-5 को आपका इंडेक्स है 113, तो आप 80,000 क्या करोगे, 180,000 इंटू 113 एंड प्रेजेंट का कितना है 331 करके आपका ये भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप
हाउस का आपको गिवन है वो भी आप इसी तरीके से कर लोगे, ठीक है। अब गाइज ये है इंडेक्स नंबर जो मैंने आपको कह रही हूँ ना, 2001-2 का 100 है एंड 2020-23 का है 331। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम में गिवन होंगे, आप दो याद रख लेना, 2001-2 का है 100 एंड 2020-22 एंड 2023 का है 331। अब गाइज इसमें एक और पॉइंट है, इंडेक्स में जब आप इंडेक्सिंग करोगे उसमें एक पॉइंट्स आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स निकाल रहे हो, उसमें अगर आपकी जो एसेट है वो बिफोर का है 1/4/2001 का, तो उसमें आप क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट आपको गिवन होगी और FMV गिवन होगी। इन दिनों में से जो ज़्यादा होगी वही हम ले लेंगे। मान लो कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो 50,000 है एंड आपका FMV यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी 60,000। दोनों में से जो ज़्यादा होगा यानी कि 60,000 है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए निकालोगे, जैसे हमने इंडेक्सिंग की ये सेम वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट आ जाता है वो है ये वाला, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड बाय प्रेजेंट सेलर। मान लो आपने किसी से एक प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, एंड वो 2001 में आपने खरीदी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपके पास है, ठीक है। अब आपको पता चला कि 2001 से पहले बिफोर, ठीक है, 2001 से पहले उसका प्रीवियस ओनर था जिसके पास ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी। तो अगर आपको उस समय की या एक्चुअल कॉस्ट 2001 की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट गिवन हो, एडवांस मनी कोई हो, तो वो आप नहीं कंसीडर करोगे, यानी कि ये चीज़ आप नहीं कंसीडर करोगे, इसे आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, बल्कि आप FMV यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू को चूज़ करोगे, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट आपके कुछ केसेस है जिसमें आप इंडेक्सिंग नहीं करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अभी मैंने आपको इंडेक्सिंग करनी सिखाई, इंडेक्स नंबर्स दिखाए, तो बेसिकली इसमें आप इंडेक्सिंग नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म डिबेंचर या बॉन्ड्स हो, अभी मैंने आपको बताया इसकी इंडेक्सिंग नहीं करोगे। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय RBI, इसकी भी इंडेक्सिंग नहीं करोगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर इन और डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट असेसी, इसकी भी नहीं करोगे। अंडरटेकिंग और डिवीजन इन स्लम सेल, स्लम सेल क्या होता है ये भी हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ UTI म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो उसकी भी नहीं करोगे। GDR है चाहे ADR है, ठीक है, इसकी भी आप क्या करोगे, इंडेक्सिंग नहीं करोगे। नेक्स्ट है गाइस आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा जिसमें आपने नेट कंसिडरेशन निकाली, उसमें से कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेस किया, ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला, ठीक है। उससे आगे जो आपके सम्स होने, मतलब उतना पार्ट तो आपने हर सम में होना ही होना है, हर क्वेश्चन में होना ही होना है। उससे आगे जो आपने करना है उसके लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एग्जेम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कैपिटल गेन्स। इसके अंदर दो एग्जेम्प्टेड आती हैं, ठीक है। कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 एंड अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 10 है जो वो हम बुक से ही करेंगे, एंड अंडर सेक्शन 54 इसके अगर आप बुक में से देखोगे तो 10 से लेके 15 पेजेस आपको मिल जाते हैं, बट अब हम इसे चार्ट के रूप में करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको एक नोट्स दिखाने वाली हूँ, उससे हम इसे पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं आपकी असम्पशंस जो हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1। इसके अंदर आपके 8 सेक्शंस आते हैं। 54 सेक्शन के अंदर आपके 8 सेक्शन आते हैं, जैसे कि 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, ठीक है। ये टोटल 8 है, सारे हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 54 के अंडर। सबसे पहले एलिजिबल टैक्स पेयर कौन है, मतलब टैक्स कौन पे करेगा कैपिटल गेन के अंडर, इंडिविजुअल या HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस होता है। उसके बाद है गाइस कैपिटल गेन्स एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। कौन सा कैपिटल गेन्स है उसका आप अजम्प्ट करवा सकते हो, वो है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की कोई एग्जम्पशन यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ, मतलब कैपिटल गेन ट्रांसफर का यहाँ मतलब क्या है, सेल, ठीक है। ट्रांसफर का बेसिकली यहाँ पे मतलब है सेल। अब कैपिटल गेन आपको हुआ, उससे आपने क्या किया, आपने सेल करके, मतलब किसकी सेल की, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, और उस प्रॉपर्टी को सेल करके आपने क्या खरीदा, आपको क्या खरीदना होगा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपने इस केस में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब बेची, उसके बाद आपने उन पैसों से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। मैक्सिमम गाइज आप इसमें 2 खरीद सकते हो। अब गाइज इसमें हमने क्या किया कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, ट्रांसफ़र किया, और उसके बदले में हमने क्या परचेज़ की, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब टाइम लिमिट कितनी है कि हमने अक्वायर करनी है न्यू, मतलब कितनी टाइम लिमिट है कि हमने जब सेल की, सेल करने के बाद हमने जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदना है, कितना हमारे पास टाइम लिमिट है। बेसिकली हमारे पास टाइम लिमिट है बिफोर 1 ईयर, ठीक है, 2 ईयर आफ्टर ऑफ ट्रांसफ़र। मान लो आपने 2022 को जो प्रॉपर्टी थी वो सेल कर ली, ठीक है, उसके
1 साल पहले आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या उसको बेचने के 2 साल बाद आप प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। यानी कि 2022 में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, या आप 2001 को न्यू प्रॉपर्टी खरीद लोगे या 2024 को न्यू प्रॉपर्टी खरीदोगे। नेक्स्ट है अजप्शन। अजप्शन क्या है? मान लो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो की है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपने जो की, या फिर जो आपका एक्चुअल कैपिटल गेन आया, दोनों में से जो लोअर होगी उसकी अजप्शन होगी। मान लो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है एंड आपकी कैपिटल गेन कितना है? 8 लाख का है। दोनों में से कम क्या है? 8 लाख। तो 8 लाख आपकी क्या होगी? लोअर वैल्यू है और ये एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट है विड्रावल ऑफ एग्जेम्पशन। विड्रावल ऑफ एग्जेम्पशन का क्या मतलब है कि मान लो आपको गवर्नमेंट को ये एग्जेम्पशन देती है, उसके अगर खिलाफ आप काम करते हो तो वो जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉ कर ली जाएगी एज पर द गवर्नमेंट। तो अगर आपने न्यू एसेट 3 साल के अंदर, मतलब आपने न्यू एसेट खरीद लिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदी, बट 3 साल तक उसे रखा नहीं। बेसिकली इसे 3 साल तक हमें एक्वायर करना पड़ता है। अगर हम इसे 3 साल के पहले बेच देते हैं तो ये टैक्सेबल मानी जाती है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन कैपिटल गेन्स स्कीम या फिर CGDC बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन ए। इसके अंडर क्या है? मान लो आपने सेल की, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। आपने मान लो सेल की थी 10 लाख की प्रॉपर्टी, आपने 8 लाख की खरीदी, तो डिफरेंस कितना आया? 2 लाख। तो 2 लाख अगर आप रखोगे तो वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। उसको आप क्या करोगे? डिपॉजिट कर दोगे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, जिससे आपका उसके बाद जब ये स्कीम की एंडिंग होगी तब आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो तब तक आपका जो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। तो गाइस अभी हमने सेक्शन 54 के अंडर पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 54B के अंडर। तो इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर कौन सा आ जाएगा? इंडिविजुअल एंड HUF। उसके बाद गाइस कैपिटल गेन जो आपका है एलिजिबल, इसमें कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेक्शन 54 में हमने पढ़ा था कि एलिजिबल जो आपको एग्जप्शन मिलनी है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म की मिलनी है, बट सेक्शन 54B में आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की एग्जप्शन मिलनी है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर और सेल, मतलब किसका आप सेल करोगे? सेक्शन 54B में आप एग्रीकल्चर लैंड को क्या करोगे? सेल करोगे। ठीक है। उसके बाद है आपको 2 साल क्या करना है? फॉर 2 years बिफोर ट्रांसफर। नेक्स्ट है एसेट्स टू एक्वायर एग्जम्पशन। क्या क्या एसेट्स चाहिए आपको एग्जम्पशन के लिए? आप क्या करोगे? यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को सेल करोगे एंड खरीदोगे किसको? एग्रीकल्चर लैंड को ही खरीदोगे, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में हो। नेक्स्ट है गाइस आपका टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू। अब आपने क्या किया? एग्जम्पशन अगर आप चाहते हो तो आपने एग्रीकल्चर लैंड को ही बेचा और एग्रीकल्चर लैंड को ही खरीदा, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। अब टाइम लिमिट आपको क्या चाहिए? मतलब उस जो आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदी उसको कितने साल अपने पास रखना है? विद इन 2 years आपको अपने पास रखना है। नेक्स्ट है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन एकदम सेम है, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है और एक्चुअल कैपिटल गेन है 8 लाख का, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वही आप लोगे। तो यहाँ पे 8 लाख सबसे कम है, लोअर वैल्यू है, वो आपकी एग्जेम्प्टेड होगी। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन। विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन का मतलब अगर आप गवर्नमेंट के अंदर जो भी ये स्कीम्स या सेक्शन दिए हैं इसके अंदर नहीं आप लाई करोगे तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुली टैक्सेबल आपका अमाउंट रहेगा। ठीक है। तो ये भी एकदम सेम है, 3 साल तक आपको जो ये अपने न्यू एसेट खरीदा उसे अपने पास रखना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आप ट्रांसफ़र कर दोगे तो सारा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन कैपिटल गेन। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया, आप जितना पैसा आपके पास बचा घर एग्रीकल्चर लैंड को बेचने के बाद, और उसके बाद आपने मान लो बेचा 10 लाख में और ख़रीदा 8 लाख का न्यू खरीदा। ठीक है। 2 लाख का डिफरेंस आ गया। 2 लाख अगर अपने पास रखोगे तो फुली टैक्सेबल होगा। अगर आप इसे ट्रांसफ़र कर दोगे डिपॉजिट कैपिटल गेन्स स्कीम में तो आपको क्या होगा? वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे यस इसलिए लिखा है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 54D में एलिजिबल टैक्स पेयर कौन है? कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो। ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन्स अगर आप चाहते हो आपको एग्जम्पशन मिले तो कौन सा टर्म होना चाहिए? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसके बाद गाइस है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर। मतलब अंडर सेक्शन 54D के अंदर आप क्या सेल करोगे, क्या ट्रांसफर करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे, बेचोगे इसे। ठीक है। और इसे यूज़ करोगे आप 2 साल तक। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को आप सेल करोगे। ठीक है। और उसके बदले में आप कौन सा एसेट एक्वायर करोगे? एसेट एक्वायर का मतलब आप कौन सी क्या करोगे? बेचने के बाद आपने क्या बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग। और खरीदोगे भी क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। और उसको 3 साल तक अपने पास रखना ही रखना है, अगर आप चाहते हो आपको एग्जम्पशन मिले। नेक्स्ट है गाइस आपकी टाइम लिमिट जो है कितने साल तक आपको वो
लैंड एंड बिल्डिंग अपने पास रखनी है 3 ईयर्स तक। उसके बाद अजम्पशन आपको क्या मिलेगी, सेम ऐसे ही जो आपको पिछले मैंने सेक्शन 54 में बताई थी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन में जो कम होगा वो आपको अजम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन, ये भी सेम है। अगर आप एक न्यू एसेट जो आपने खरीदा है लैंड एंड बिल्डिंग, उसको 3 साल के अंदर बेच देते हो या रखते नहीं है तो सारा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसके बाद डिपॉजिट कर सकते हो कैपिटल गेन स्कीम में, यस, इसमें यस है आपका। तो नेक्स्ट गाइज हम करने वाले हैं सेक्शन 54 EC का, ठीक है। तो गाइज ये जो सेक्शन 54 EC है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं गाइज आपको ये सेक्शंस करवा रही हूँ, ये अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे सेक्शंस लिख के आओगे, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल की हम बात करें तो सेक्शन 54D जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 54 जो मैंने आपको सबसे पहले करवाया था वो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेक्शन 54 EC। इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर कौन सा होगा, एनी पर्सन, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल एंड HUF आएगा। उसके बाद है कैपिटल गेन एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ। अब आपको कैपिटल गेन कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब किस चीज़ को सेल करके होगा, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट और कोई भी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग हो चाहे बोथ हो, कोई भी एसेट आपने लॉन्ग टर्म एसेट को सेल किया है या ट्रांसफ़र किया है, उससे आपको कैपिटल जो गेन अर्न होगा या आप अराइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म किसी एसेट को बेचा, उसके बदले में आपने क्या खरीदने हैं, अंडर सेक्शन 54 EC के अंडर आप बॉन्ड्स खरीदोगे ऑफ NHAI एंड REC, ठीक है। बॉन्ड्स खरीदोगे इसके अंदर, मतलब आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल किया, उसके बदले में आपने क्या खरीदा है, बॉन्ड्स खरीदा है। अगर आप एग्जेम्पशन चाहते हो, एग्जेम्प्टेड अमाउंट चाहते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करना है अंडर सेक्शन 54 EC और आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू। जो आपने 54 EC में क्या किया, आपने 54 EC में क्या सेल किया, लैंड एंड बिल्डिंग या लॉन्ग टर्म एसेट, उसके बदले में आपने बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है, जो REC के अंडर थे। अब जो वो बॉन्ड्स हैं आपको विद इन 6 मंथ क्या करने होंगे, खरीदने होंगे। मान लो आपने जो ट्रांसफ़र किया है लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी फिक्स्ड एसेट को आपने ट्रांसफ़र किया है, उसके 6 महीने तक आपके पास टाइम है, आपने क्या खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदने हैं, ठीक है। अब आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, अब आपको एग्जेम्पशन क्या मिलेगी, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। एग्जेम्पशन आपको क्या मिलेगी, सेम जैसे हमने अभी पढ़ा सेक्शन 54 के अंडर, कि आप क्या करोगे, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है और एक्चुअल कैपिटल गेन है, दोनों में से जो लेस होगा वो अमाउंट आप लोगे, ठीक है। इसमें ये आ गया। नेक्स्ट है गाइज आपका विड्रॉवल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। अब आपने मान लो 6 महीने तक आपको कहा था बॉन्ड्स खरीदने, आपने नहीं खरीदे, या उसको जितनी देर तक रखना था आपने नहीं रखा, तो आपको जो एग्जेप्शन दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आप जो न्यू एसेट आपने लिया है, आपने विद इन 5 ईयर्स उसको ट्रांसफ़र कर दिया, 5 साल में बेच दिया या उस पर लोन करवा लिया, मतलब आपने फिक्स्ड एसेट बेचा था, बॉन्ड्स को आपने बेच दिया, 5 साल तक आपने उसको रखना था, नहीं रखा, तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे गाइस अभी हमने पढ़ा था डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम CGDS के अंदर आप जो अपनी अमाउंट है बची हुई है वो नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये था आपका सेक्शन 54 EC। नेक्स्ट गाइज हम करते हैं, और हमने अभी 4 सेक्शंस किए हैं, आगे हम करते हैं और सेक्शंस। नेक्स्ट है गाइज आपका सेक्शन 54 EE, ठीक है। सेक्शन 54 EE है, इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर कौन होगा, कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो या HUF हो। उसके बाद कैपिटल गेन एलिजिबिलिटी फॉर एग्जेम्पशन, कौन सा कैपिटल गेन आपका एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। शॉर्ट टर्म का यहाँ पे आपको कोई एग्जेम्प्टेड अमाउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर का मतलब जैसे मैंने गाइस आपको क्या बताया था, सेल्स, आपने किस चीज़ की सेल करनी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की सेल करनी है, और उसको सेल करने के बाद आपने क्या खरीदना है, यानी कि क्या अक्वायर करना है, वो है यूनिट्स ऑफ सच फंड एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइनेंस स्टार्टअप। अब वो यूनिट्स, वो फंड्स आपने खरीदने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ठीक है। उसके बाद है टाइम फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, मतलब जो आपने न्यू एसेट, मतलब आपने क्या बेचा था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपने बेचे थे, उसके बदले में आपने यूनिट्स ऑफ फंड्स खरीदे, और उसको कितने देर तक, मतलब मान लो आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच दिए, अब कितना टाइम है इसको खरीदने तक, आपके पास है 6 मंथ से 6 मंथ्स तक आपने ये खरीदने हैं, नहीं खरीदोगे तो कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी कैपिटल गेन में। नेक्स्ट है गाइस आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट जो आपका होगा वो कौन सा माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट और एक्चुअल कैपिटल गेन, मतलब आपने सेम वही है जो हमने 54 सेक्शन में शुरू में किया था, वही एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा। एक तो आपने इन्वेस्टमेंट करी है न्यू कैपिटल
एसेट में मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी है न्यू कैपिटल एसेट में 10 लाख की, और एक्चुअल कैपिटल गेन आपका है 8 लाख का। दोनों में से कौन सा क्या है, लोअर है, 8 लाख आपका लोअर है, तो 8 लाख आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन आप क्या करोगे, अगर आप 3 साल के अंदर इसे ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, यहाँ कोई अनदर HP आप करते हो, 2 साल के अंदर ले लेते हो, या आप अपना कोई अनदर हाउस 3 साल के अंदर, मतलब 3 साल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, आप कोई और घर बनाने लग गए हो, तो यहाँ पे आपकी जो एग्जम्पशन है वो क्या होगी, विड्रॉवल हो जाएगी। आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सारा का सारा जो कैपिटल गेन है वो मतलब फुली टैक्सेबल आपका माना जाएगा। उसके बाद है डिपॉजिट इन CGDC, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है वो नो है। मतलब आपको ये याद रखना है, कोई भी सेक्शन 54 वाला 2 है, ठीक है, EC हमने पीछे पढ़ा है, ED पढ़ा है ना, EC हमने पीछे पढ़ा था, उसमें भी आपको जो ये डिपॉजिट की फैसिलिटी थी ये नो थी, EE वाले में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका सेक्शन 54F। 54F में आपका एलिजिबल टैक्सर पेयर कौन होगा, इंडिविजुअल एंड HUF। एग्जम्पशन आपको किस टाइम पीरियड के लिए मिलेगी, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलेगी। और इसमें आप क्या ट्रांसफ़र करोगे या क्या सेल करोगे, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। कोई भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनता है, जो मैंने अभी आपको चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाया था, कैपिटल एसेट कौन से होते हैं उनमें से, ठीक है, सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी एसेट आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और उसके बदले में आपको क्या लेना है, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, लेनी है, एक्वायर करनी है। उसके बाद है टाइम पीरियड फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट। आपको मतलब अब आपने क्या बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा, उसके बदले में आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। कितना टाइम है आपको खरीदने के लिए, आपके पास कितना टाइम है, या आप उसको बेचने से 1 साल पहले ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, या इसको बेचने के 2 साल बाद आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी चाहिए वो 3 साल के विदिन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, इसी का पॉइंट है, एग्जम्पशन अमाउंट कैसे होगी। इसकी एग्जम्पशन अमाउंट थोड़ी चेंज होगी, कैसे, आपका एक फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, जितनी अमाउंट आएगी उसको मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल गेन के साथ, और इससे डिवाइड कर दोगे नेट कंसिडरेशन के साथ। नेट कंसिडरेशन मैंने आपको इलस्ट्रेशन में करनी सिखाई, वो निकालनी है। मान लो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट की जो वैल्यू है वो मान लो 10 लाख है, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो 10 लाख है, कैपिटल गेन मान लो आपका 80,000 है, ठीक है, नेट कंसिडरेशन मान लो आपकी 20,000 आई है, ठीक है, या 20 लाख आई है, तो आप इसको निकाल के जो अमाउंट निकालोगे वो आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट होने वाली है। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन मतलब अगर आपने 3 साल तक जो आपने ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है उसे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, तो आपकी जो एग्जेम्पशन है कुछ नहीं मिलेगा आपको, सारा का सारा आपको टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन CGDC, ये आपको येस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका सेक्शन 54G। इसमें अभी आपको एलिजिबल टैक्सेबल कौन होगा, एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल या HUF हो, ठीक है, कोई भी एनी पर्सन आ जाएगा। कैपिटल गेन अजम्पशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन सा टर्म एलिजिबल है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वो एलिजिबल है। अब कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र, मतलब किस चीज़ का ट्रांसफ़र करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग हो या प्लांट एंड मशीनरी हो, वो आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, अर्बन एरिया से आप रूरल एरिया में यानी कि विलेज एरिया में आप ट्रांसफ़र करोगे। उसके बाद है एसेट टू बी एक्वायर। आपने सेल क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बदले में आप क्या खरीदोगे, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। कहाँ पे खरीदोगे, रूरल एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में खरीदोगे। उसके बाद कितनी टाइम लिमिट है आपके पास इस न्यू एसेट को खरीदने के लिए, इसको बेचा, इसको खरीदने के लिए, इसको बेचने के बाद इसको खरीदने के लिए आपके पास कितनी टाइम लिमिट है, वो है 1 साल। मतलब इसको बेचने से 1 साल पहले आप इसे खरीद लोगे या इसे बेचने के बाद 3 साल के अंदर इसे खरीद लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस एग्जेम्पशन अमाउंट। एग्जेम्पशन अमाउंट जो आप कैसे निकालोगे, सेम वही जो हमने 54 सेक्शन में शुरू में किया, ये काफ़ी पॉइंट रिपीट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट या फिर कैपिटल गेन, जो आपका लोअर अमाउंट होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने आपको पहले बताया 10 लाख होगा और कैपिटल गेन आपका 8 लाख है, तो दोनों में से लोअर कौन है, 8 लाख, तो लोअर वाला सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। अगर 3 साल के अंदर आप उस जो आपने एसेट खरीदा है उसे आप बेच देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, तो यहाँ पे आपको सारा अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। सेम ही गाइस पॉइंट्स हैं, मिलते जुलते। उसके बाद है डिपॉजिट इन CGDC, इसमें येस आ जाता है। अब गाइस इसमें आपका लास्ट सेक्शन है, मतलब अजम्पशन में जो हमने 54 सेक्शन के अंडर पढ़ा, ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 54G है। इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है जो एलिजिबल होगा टैक्स के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अवेलेबल हैं। और आपने
क्या ट्रांसफ़र करना है, लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफ़र करोगे अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स देता है कि आप यहाँ पे आके प्रोडक्शन कीजिए, आप यहाँ पे आके बिजनेस कीजिए, आपको कंसेशन मिलेगी, टैक्स में कटौती मिलेगी, वो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को क्या करोगे, जो अपने ट्रांसफ़र करनी है, जो आपकी अर्बन से कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। नेक्स्ट है एसेट टू बी एक्वायर, इसको बेचोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे, उसके बदले में क्या लोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, जो आप क्या करोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही लोगे, ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, टाइम लिमिट एक्वायरिंग फॉर न्यू एसेट का मतलब कि आप कितने समय तक आपके पास टाइम है इसे बेच के इसे लेने का, या इसे बेचने से पहले इसको 1 साल पहले खरीद लो, या इसे बेचने के बाद इसे 3 साल के अंदर इसे खरीद लो, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने किया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कैपिटल गेन में से जो लोअर होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन, सेम 3 साल के अंदर आपको वो रखना है जो आपने प्रॉपर्टी या एसेट खरीदा है। उसके बाद डिपॉजिट इन CGDS, ये क्या है, यस है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको जो ये अजम्पशंस हैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये चार्ट बनाया है, उस तरीके से आप बना के इसे रख सकते हो। तो गाइज़ ये देखो, आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो सभी का। और गाइज़ जो ये मैंने लास्ट आपको 4 सेक्शंस कराए हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है, वो है सेक्शन 54F। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आएगा। और अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये सारा एज इट इज़, जैसे मैंने आपको चार्ट बनवाया है एज इट इज़, आप इसे क्या कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ करके आ सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कैपिटल गेन्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। सो इनकम टैक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.